नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का मतलब पूरी भूमि या पृथ्वी का एक गांव के रूप में बदल जाना, यानी उनके की अर्थव्यवस्थाओं का एक हो जाना, जो कि हम वैश्वीकरण में पढ़ते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की एक होने की जो प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण कहलाता है। ये वैश्वीकरण से भी ऊपर की अवस्था है, यानी विश्व का एक गांव के रूप में बदल जाना। तो ये प्राचीन काल में जैसे यात्री हुए, व्यापारी हुए, पुजारी, तीर्थयात्री, जो चाहे वह आध्यात्मिक शांति के लिए हो, व्यापार के लिए हो, दूर दूर यात्राएं करते थे। और उन यात्राओं में इस चैप्टर में हमारे एक महत्वपूर्ण यात्रा, जो कि सिल्क मार्ग, सिल्क एक धागा होता है जो कपड़ा बुनने में काम आता है, वो सिल्क चीन से किस तरीके से यूरोपीय और अन्य महाद्वीपों को जोड़ते थे, यानी एशिया महाद्वीप को अन्य महाद्वीपों से जोड़ते थे, उस मार्ग का इस चैप्टर में उल्लेख हुआ है। और किस तरीके से खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किस तरीके से हमारे सांस्कृतिक आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पे हुए। और इस चैप्टर में हम ये भी बात करते हैं कि लगभग 500 वर्ष पूर्व आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि के बारे में भारतीय नहीं जानते थे। और ये समस्त खाद्य पदार्थ थे वो हमारे पास दूसरे देशों से आए। तो ये किस प्रकार से आदान प्रदान हुआ, विश्व का किस तरीके से एक भूमि, पूरे पृथ्वी का एक मंडल के रूप में किस तरीके से विकास हुआ और इसका क्या प्रभाव हुआ, क्या परिणाम निकले, इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो इस चैप्टर से हमारे 2 अंक का दो प्रश्न आएंगे, एक अति लघुत्रात्मक का एक होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था का क्या नाम दिया गया था? अनुबंधित व्यवस्था यानी कुछ शर्तों के आधार पे, जिनमें उत्तर अपना गिरमिटिया व्यवस्था है, गिरमिटिया श्रमिक, यानी इस कानून का नाम गिरमिटिया था। और इस कानून के तहत जो ये श्रमिक दूसरे देशों में भेजे जाते थे काम के लिए किसी निश्चित शर्तों के आधार पे, तो उस कानून का नाम गिरमिटिया था। तो इन मजदूरों का या अनुबंधित श्रमिकों का नाम भी गिरमिटिया पड़ा। तो ये गिरमिटिया व्यवस्था थी। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में होती है। हमने इस चैप्टर में देखा था कि किस तरीके से 1929-30 में आर्थिक मंदी शुरू हो जाती है और उसका किन किन देशों पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो नेक्स्ट आगे हम बड़े प्रश्नों में देखेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था वो एशिया था। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने कब 1885 में किस महाद्वीप के नक्शे पे लकीर खींचकर उस महाद्वीप को बांट दिया था? तो ये अफ्रीका महाद्वीप था। भारत से ले जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? गिरमिटिया। अमेरिका में स्पेनिश जो मैक्सिको द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई गई? तो अमेरिका में, जो कि आज सबसे बड़ा ताकतवर देश है, 16वीं शताब्दी के लगभग अमेरिका ताकतवर नहीं था, वो भी किसी अन्य देश का गुलाम था, यानी उपनिवेश था। तो पुर्तगाल और स्पेन, जो कि यूरोपीय देश थे, उनकी द्वारा अमेरिका में एक बीमारी फैलाई गई, उसका नाम था चेचक। यानी ये शक्तिशाली हथियार था। चेचक जैसे कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के सबसे शक्तिशाली हथियार थे जो उनके साथ अमेरिका पहुंचे थे। हेनरी स्टेनली को किस महाद्वीप में खोज करने के लिए भेजा गया था? तो ये था अफ्रीका महाद्वीप की खोज के लिए। किसको भेजा था? हेनरी स्टेनली को। एशिया को यूरोप तथा अफ्रीका से जोड़ने वाला कौन सा मार्ग है? वो मार्ग है रेशम मार्ग, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। एशिया को यूरोप और अफ्रीकी महाद्वीप से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण प्राचीन मार्ग था और उस मार्ग का नाम था, जिसके द्वारा रेशम जाती थी। तो इस रेशम, जो कि एक कपड़ा बनता है, उसी के नाम पर रेशम मार्ग, इस मार्ग का नाम पड़ा। समूह 77 यानी G77 कौन से देशों का संगठन है? तो ये विकासशील देशों का संगठन है। G77 जो ग्रुप है, ये 1950 और 60 के दशक में
हमारे सामने आता है, क्योंकि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से विकासशील और 1947 के आसपास जो देश स्वतंत्र हुए थे, नव स्वतंत्र देश थे, इन देशों को विकसित देशों या ताकतवर देशों की अर्थव्यवस्था से कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो इन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको नियो भी कहते हैं, उसकी मांग उठाई थी। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग किस समूह ने उठाई? जो कि G77 के नाम से जाना जाता है, और ये विकासशील देशों का समूह था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधों और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है? तो ये वैश्वीकरण कहलाती है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा विश्व के विभिन्न भाग तीव्र गति से एक होते हैं, जुड़ते हैं। कॉर्न लॉ का संबंध किससे है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ क्या था कि ब्रिटेन जो कि एक देश है, वो अपने बड़े भूमि के मालिकों के दबाव में आकर मक्का दूसरे देशों से ब्रिटेन में आ रहा था। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब भेजना। तो ब्रिटेन में जो मक्का फसल कौन सी थी? मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी, और उसी कानून का नाम था कॉर्न लॉ। तो इसका संबंध किससे हुआ? ब्रिटेन। 1890 में अफ्रीका में एक बीमारी फैली थी। कौन सी थी वो? रिंडरपेस्ट, पशुओं में फैलने वाली बीमारी थी। प्रथम साल कौन सी थी? 1890। प्रथम विश्व कब फैली? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस वर्ष फैली, किस में फैली, मनुष्यों में फैली या पशुओं में फैली? तो 1890 में। अब तक भी आपने अगर सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ी है तो आप मेरे साथ एक्टिव हो जाएं चैनल पे, और आपकी पूरी सामाजिक विज्ञान मैं कराऊंगी परीक्षा से पहले। अभी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इन्हीं 5-7 दिन में आपको करा दूं, ताकि आपको मदद मिले, रिवीजन आप कर सको, अपना खुद का मूल्यांकन कर सको, आप अपना खुद का टेस्ट लगा सको, ताकि आपको पता चले कि अपनी जो कमजोरी है वो कहाँ पे है, उसको दूर कर सको। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और जो केंद्रीय शक्तियां थी उनके बीच लड़ा गया था। केंद्रीय शक्तियों को धुरी देश भी कहते हैं, धुरी राष्ट्र भी कहते हैं। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखेंगे। अब प्रथम विश्व युद्ध के दोनों गुटों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? ऐसे भी पूछ लेंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा? आर्थिक महामंदी का। आर्थिक महामंदी विश्व में कब आई? 1929 और 30 में। 19वीं शताब्दी में भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखने। तो कपास और नील भारत से निर्यात किया जाता था। ब्रेटन वुड्स संस्था किसे कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स संस्था क्या थी? तो 1944 में जो दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपीय महाद्वीपों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, और उन देशों की अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण करने के लिए या उनको पुनः खड़ा करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नाम की 2 संस्थाएं बनी थी, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक जगह पे। तो इसका नाम रखा गया ब्रेटन वुड्स संस्था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये संस्थाएं बनी थी। WB, वर्ल्ड बैंक। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्यतः कितने प्रवाह होते हैं? व्यापार का प्रवाह होता है, व्यापारी एक से दूसरी जगह जाते हैं। श्रम का प्रवाह होता है, श्रमिक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पूंजी का प्रवाह होता है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें व्यापार, श्रम और पूंजी। रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? तो आधुनिक काल में सबसे पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिम के देशों को भेजा जाता था उसे रेशम मार्ग कहा गया। वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं? वीटो पावर, किसी भी या कोई
प्रस्ताव है उस पर असहमति होना या जिसके सारे एक सदस्य भी असहमत हो जाए तो प्रस्ताव खारिज हो सकता है, निषेध हो सकता है, उसे रोका जा सकता है, उसे कहते हैं वीटो पावर। कॉर्न लॉ क्या था? जिन कानूनों के तहत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पे पाबंदी लगा थी उसे कॉर्न लॉ कहते हैं। कैनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है? तो कैनाल कॉलोनी कहाँ बनाई गई थी ये भी देखेंगे हम। नई जो नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्र थे जैसे पंजाब के उच्च स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया, नहरों का जाल बिछाया गया जिससे निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। बड़े स्तर पे गेहूं और कपास की खेती की जा सके क्योंकि ये दोनों फसलें पानी वाली फसलें हैं तो सिंचाई वाली जगह पे होंगी। तो पंजाब में हुआ ऐसा, कैनाल कॉलोनी बसाई गई। कैनाल मतलब नहर, कॉलोनी मतलब बस्ती। नहर के किनारे लोगों को बसाया, उसी को कैनाल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है और ये जगह थी पंजाब। हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? हेनरी फोर्ड का संबंध अमेरिका से है और कारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया? तो असेंबली लाइन का प्रयोग किया। चटनी म्यूजिक कहाँ का प्रसिद्ध था? त्रिनाद और गुआना का। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं अपने। आयात शुल्क किसे कहते हैं? किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला जो शुल्क होता है उसे कहते हैं आयात शुल्क। और निर्यात शुल्क इसका उल्टा हो जाएगा। किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर जो शुल्क वसूला किया जाता है वो आयात शुल्क, और दूसरे देशों को भेजा जाता है उस पर टैक्स लगाया जाता है तो उसे कह देते हैं निर्यात शुल्क। यह 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। वो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं जो आपके चैप्टर को पूरी तरह क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर करेंगे वो है औद्योगिकरण का युग। मैंने कहा कि सोशल साइंस में आपको बहुत ही सरल और सहज तरीके से बहुत जल्द आपका पूरा करवाने के प्रयास में लगी हुई हूँ। मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से आपके लिए समय निकाला है। आप अपने बेहतर भविष्य के लिए, आप बेहतर अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए अपने लिए तो आप निकाल ही सकते हैं। तो आप बने रहें, एक्टिव रहें, यहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं।